हेलो हेलो। आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। अभी हम डीसीए, पीजीडीसीए और डीसीए और पीजीडीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है 26 तारीख से, हम उसके पहले टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो डीसीए फर्स्ट सेम है उसकी एग्ज़ाम 28 तारीख से होने वाली है। पहला पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का रहेगा। पहला पेपर किसका रहेगा वैसा? कंप्यूटर फंडामेंटल का रहेगा। सेकेंड जो पेपर रहेगा पीसी पैकेज रहेगा 30 तारीख को। तो 2 तारीख को एमएस एक्सेस और फॉक्स प्रो का रहेगा। जो आपने अपने सब्जेक्ट आपके इंस्टीट्यूट वालों ने डिसाइड किया हो वही रहेगा। ठीक है। डीसीए सेकेंड सेमेस्टर में बात करें हम लोग तो समय सुबह 9 से 12 तक पे रहेगा। और सेकेंड सेम का जो पहला पेपर है 26 तारीख को आईटी ट्रेंड का रहेगा, ट्रेड का रहेगा। सेकेंड पेपर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स रहेगा। नेक्स्ट पेपर जो रहेगा मल्टीमीडिया विद प्रोल्डर एंड डेटिंग विद पेज मेकर, डेटिंग विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप का रहेगा। ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। आगे हम लोग देखें डीसीए जो पेपर बात करें तो डीसीए फर्स्ट सेम की जो पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 26 तारीख को रहेगा। 29 तारीख को पीसी पैकेज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का रहेगा। एंड 1 तारीख को डेटाबेस एमएस एक्सेस का रहेगा। एंड यहाँ पर एक पेपर एक्स्ट्रा होता है तो 3 तारीख को फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया या फिर प्रोग्रामिंग विद VBNet का रहेगा। जो भी आपके इंस्टीट्यूट वाला डिसाइड किया है वही पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर, जिनका 28 तारीख को पहला पेपर होगा आईटी ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी का। सेकेंड पेपर इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का रहेगा। 2 तारीख को डीटी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप या फिर फाइनेंस या अकाउंटिंग मतलब टेली का रहेगा। और 4 तारीख को मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ या फिर प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग वाला जो प्रोग्राम .NET का होता है वो रहेगा। इन पेपरों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं डीसी और पीजीडीसी के पहले पेपर को लेकर, जिसका नाम होता है फंडामेंटल्स। क्या नाम है? फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स को लेकर हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। और जिसको ये नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट कर दे, हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। चलिए तो हम लोग फंडामेंटल की पहली क्लास लेंगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर में डीसी और पीजीडीसी दोनों के लिए सेम क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि डीसीए में और पीजीडीसी में 3 सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं फर्स्ट सेम में, है ना। जिसमें एक तो फंडामेंटल हो जाता है, पीसी पैकेज हो जाएगा और एक और होता है एमएस एक्सेस। ये 3 कोर्स सेम रहते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट सेम रहते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के विकास के इतिहास पर एक संक्षिप्त नोट। क्या बोला? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के विकास के इतिहास पर एक संक्षिप्त में नोट लिखना है। चलिए तो पहले बताइए कंप्यूटर क्या है आपको जल्दी जल्दी। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या कैलकुलेट करना। आमतौर पर कंप्यूटर को गणना करने वाला उपकरण या कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में माना जाता है। बहुत तेज गति से गणितीय संचालन या अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है। एक कंप्यूटर आवश्यकता अनुसार डेटा को संग्रहित या स्टोर, प्रोसेस, पुनः प्राप्त रिट्रेस कर सकता है। कंप्यूटर जिस तरह से डेटा को प्रोसेस करता है उसी तथ्य के कारण बहुत से लोगों ने इसे डेटा प्रोसेसर भी कहना शुरू कर दिया है। ठीक है बेटा, आपको ये पता चल गया कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से पूछा है? कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। आमतौर पर कंप्यूटर को गणना करने वाला उपकरण या कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में माना जाता है। बहुत तेज गति से अंकगणितीय संचालन या अर्थमेटिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में आवश्यकता डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर करके रख सकते हैं, उसे प्रोसेस बार बार कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं और डेटा प्रोसेस होता है। सेकेंड, इसी के अंदर सेकेंड क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के इतिहास को बताइए। किसको बताइए? कंप्यूटर के इतिहास को। चलिए तो कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का इतिहास का मतलब है कंप्यूटर कैसे कैसे और कब कब बना। तो सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब। जनरेशन की बात करेंगे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, है ना, माइक्रो ट्रांजिस्टर, सबकी बात कहाँ करेंगे हम लोग?
आगे जब हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी हमसे पूछा है कंप्यूटर का इतिहास। क्या पूछा गया? कंप्यूटर का इतिहास। तो क्या है कंप्यूटर का इतिहास? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास से पहले मैकेनिकल कंप्यूटर उपकरणों के क्षेत्र में कई तकनीक प्रगति हुई थी। पहला कंप्यूटर बनाने तक जो मुख्य विकास हुआ है वो निम्नलिखित है। पहली जो कंप्यूटर बना जब तक क्या क्या हम लोगों ने करा उसके बारे में बताया गया है। तो पहला हमको दे रखा है, क्या दे रखा है पहला वाला? पहला हमको यहाँ दे रखा है गणना करने वाली मशीन या लेखन। यहाँ बड़ी संख्या की गिनती करने के लिए पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अवेका शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड, गणना करने वाला बोर्ड होता है। इसमें तारों या छड़ों की एक सीरीज होती है जिसमें मोतियां या बीट्स के सेट लगे होते हैं। इन क्षैतिज छड़ों से 10-10 मोतियां होती हैं जो इकाई, यूनिट, दहाई, टेंथ और सैकड़ा, हंड्रेड आदि को दर्शाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होता है अवेका का बहुत जगह चलता है अवेका ना, अवेका के लोग क्लासेस करते हैं। ये फिर हम जैसे देखें कि छोटे बच्चों की जो स्लेट्स होती है उसके अंदर जो नीचे आधी स्लेट्स होती है, आधी में कुछ वायर लगे होते हैं, है ना, तार लगे होते हैं, उसके अंदर कुछ लाल पीली हरी पीली गोलियां होती है। इस तरह का एक आगे का सिस्टम हुआ करता था। फिर नेपियर बॉल, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? नेपियर बॉल, क्या नाम है? अगला टॉपिक क्या होता है? नेपियर बॉल्स। यहाँ एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसे गुणा या मल्टीप्लाई करने के उद्देश्य से 1970 से ईस्वी से में एक अंग्रेजी गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा विकसित किया गया था। स्लाइडर रूल क्या होता है? इसे 16वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी गणितज्ञ एडमंड हूटर द्वारा विकसित किया गया था। स्लाइड रूल का उपयोग करके लोग जोड़ना, घटाना, गुणा भाग जैसे क्रियाएं कर सकते हैं। इसका उपयोग 1970 के दशक के अंत तक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? तो अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स कर दो। सब लोग कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को, बढ़िया क्लास हो रही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है हम लोग देखते हैं। आगे है पास्कल। पास्कल का एडिटिंग एंड सबट्रैक्शन मशीन, इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया। किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने द्वारा विकसित किया गया था। यह मशीन जोड़ना, घटा सकती थी। इस मशीन में पहिए या व्हील्स या गियर्स और सिलेंडर लगे होते थे। नेक्स्ट है लीबनिज की मल्टी एप्लीकेशन एप डिवाइडिंग मशीन। क्या है? लेबनिज की मल्टी एप्लीकेशन है डिवाइडिंग मशीन। यह एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस था जो गुणा भाग दोनों कर सकता था। इसे जर्मन दार्शनिक गणितज्ञ ग्रॉटफिल्ड लीबनिज ने 1973 के आसपास विकसित किया था। अगला हमारा टॉपिक होता है कि पंच कार्ड के बारे में बताइए। पंच कार्ड क्या होता है? क्या है पंच कार्ड? तो पंच कार्ड सिस्टम क्या होता है बेटा? इसे जोसेफ जेकार्ड ने 1801 में पावर लूम या कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। उन्होंने एक पंच कार्ड रीडर का आविष्कार किया था जो कार्ड में छेद या होल की उपस्थिति को बाइनरी 1 और छेद की अनुपस्थिति को बाइनरी 0 के रूप में पहचान सकता है। यहाँ 0 और 1 आज के आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का आधार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है बेबेज का एनालिटिकल इंजन। क्या है? चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉम्पिटिटिव में पूछा गया वाला, है ना। और यहाँ पर एक और चीज बनती है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कैसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज नाम के एक अंग्रेज 1823 में जटिल गणितीय गणनाएं करने के लिए एक मैकेनिकल मशीन बनाई। इस मशीन को डिफरेंस इंजन कहा जाए। बाद में चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा लवलेस ने मिलकर एक सामान्य उद्देश्य वाली गणना मशीन विकसित की जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। हॉलरीट की पंच कार्ड या टेबलेटिंग मशीन। क्या है? हॉलरीट की पंच कार्ड या टेबलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार हॉर्मन हॉलरीट ने किया था। यहाँ मशीन पंच कार्ड से जानकारी पढ़ सकती थी और इलेक्ट्रॉन रूप से संसाधित कर सकती थी। ऊपर चर्चा किए हुए कुछ अन्य विकासों के परिणाम है। आखिरकार 1940 के दशक में पहले कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि कंप्यूटर क्या है ना। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। इतिहास का मतलब है कंप्यूटर कैसे कैसे चलना शुरू हुआ, कैसे कैसे बना, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस करके, है ना। पहले बता दूं कि जो क्लास बच्चे देख रहे हैं कुछ भी रहे,
कि जो क्लास है बेटा किस एग्जाम के लिए होगी। तो आप लोगों को बता दिया है कि जो क्लास होने वाली है ये डीसी और पीजीडीसी के लिए होने वाली है, लेकिन जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है ना। चाहे कॉम्पिटिटिव में पेपर आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, सबके लिए। लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हुए अलग से तो बने। और आपने एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, पूरा डिटेल में जाकर पढ़ लिया, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी बने हम लोग बनेंगे, है ना। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पर। अगला देखिए, कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। क्या है अगला, कंप्यूटर विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए वाला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर 13 नंबर में कर लिया, जिसमें नहीं करेंगे। आगे बोला इसके ओर में दे जाता है कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां जनरेशन के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो बेटा टोटल कितनी कंप्यूटर की जनरेशन है, 5 जनरेशन। कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन, याद रखिए। कंप्यूटर की टोटल जनरेशन अभी तक कितनी है, 5 है ना। लेकिन तीनों चार 5 जनरेशन में क्या डिफरेंस है आपको इसको देखना है। पहले जनरेशन में चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग। जनरेशन पीढ़ी का तात्पर्य होता है, जनरेशन या पीढ़ी का तात्पर्य किसी उत्पादन के विकास में सुधार की स्थिति से होता है। इस शब्द का उपयोग अलग अलग हार्डवेयर तकनीकों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। हर नई पीढ़ी के साथ साथ कंप्यूटर की सर्किटिक छोटी और पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक उन्नत या एडवांस होती गई। आकार छोटा होने के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर की गति या स्पीड, पावर और मेमोरी में अनुपातिक रूप से वृद्धि हुई। नए आविष्कारों ने हमारे रहने, काम करने और खेलने के तरीकों को पूरी तरह से प्रभावित किया। तो ये हमारे जनरेशन के और आइए चलिए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। किसके बारे में, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक, इसमें किसका यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का। याद रखो पहली पीढ़ी कब बनी थी बेटा, 1940 में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आना शुरू। कब तक थी पहली पीढ़ी, 1956 1956 तक वैक्यूम ट्यूब के साथ। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पर सबको आ रहा है, ठीक है। पहले कंप्यूटर में सर्किटिक के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये आकार में इतने विशाल होते थे कि अक्सर पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे। इन्हें संचालित करने में बहुत अधिक खर्चा आता था और बहुत अधिक बिजली की खपत करने के साथ साथ यह अत्यधिक गर्मी पैदा करते थे, जिसके कारण अक्सर कंप्यूटर खराब या मेल फंक्शन हो जाते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कार्यों को पूरा करने के लिए मशीन लैंग्वेज पर निर्भर थे, जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली सबसे निम्न स्तरीय लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी। ये कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही समस्या का समाधान कर सकते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित होता था। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखते हैं कि उदाहरण क्या है इसका, देखिए यूनिवेक और एनिक कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण के उदाहरण है। यूनिवेक पहला ऐसा व्यावसायिक या कमर्शियल कंप्यूटर था जो 1951 में एक व्यावसायिक ग्राहक यूएस जनगणना और ब्यूरो यूएस सेंसस ब्यूरो को दिया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। चलिए दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन 1956 से 1960 ट्रांजिस्टर। 1956 से 1960 ट्रांजिस्टर में क्या गया, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पीढ़ी कब थी, फर्स्ट जनरेशन कब था बेटा, चलिए थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए, बताइए। फर्स्ट जनरेशन 1940 से शुरू हुई, कब से, 1940 से 1956 तक, ठीक। इसमें किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। किसका, वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम ट्यूब का यूज इसमें किया गया था, है ना। इनका प्रोसेस बहुत धीरा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। और 1956 से 1963 तक कौन सा चला, सेकेंड वाला। 1956 से 1963, और इसमें किसका यूज किया था, ट्रांजिस्टर। किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए,
सेकेंड जनरेशन था ना, क्या करना, सेकेंड जनरेशन चलते हैं ट्रांजिस्टर पर। इसकी बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत की। ट्रांजिस्टर ने क्या कहा, वैक्यूम ट्यूब की जगह ली और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत की। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था, इसने कंप्यूटर को आकार में छोटा, तेज, सस्ता, अधिक ऊर्जा कुशल और पहली पीढ़ी के पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक विश्वसनीय बना दिया। हालांकि ट्रांजिस्टर भी काफी करंट पैदा करते थे, जिससे कंप्यूटर को नुकसान होने की खतरा रहता था, लेकिन फिर भी यहाँ वैक्यूम ट्यूब की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट पर निर्भर रहते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी क्या करते थे, इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट पर निर्भर रहते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कठिन बाइनरी मशीन लैंग्वेज से बदलकर सांकेतिक या असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करने लगे, जिसमें प्रोग्रामर को शब्दों में निर्देश देने की सुविधा मिली। के समय उच्च स्तरीय या हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कोबोल, फोर्ट्रान के शुरुआत संस्करण विकसित किया गया है। ये पहले ऐसे कंप्यूटर थे जो अपने निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित करते थे, जो मैग्नेटिक ड्रम से बदलकर मैग्नेटिक कॉइल या टेक्नोलॉजी पर आ गए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को समझ में आ गई? जल्दी बताइए, पहली से फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को समझ में आ रही है? जल्दी बोलिए। चलिए, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है बता, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अभी एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोग सबका एग्जाम बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक हो सभी के एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आपको पढ़ाने के लिए। बस आप बताते रहिए कि कैसा आपको लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रही है क्लास तो बताइए, कुछ परिवर्तन करना है तो बताइए, ठीक है। चलिए दूसरे पीरियड की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 या इंटीग्रेटेड सर्किट, किसकी बात करेंगे? तीसरी जनरेशन की बात करते हैं 1964 से 70 इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए बताइए, फर्स्ट जनरेशन कब से थी? 1940 से लेकर 1956 की। चलिए 1956 से लेकर 1964 और फिर 1964 से लेकर कहाँ चल रहा हूँ? 1971। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, इसमें सर्किट का यूज किया गया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी विकास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता हॉलमार्क थी। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया, जिन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसने कंप्यूटर की गति और दक्षता एफिशिएंसी को अत्यधिक बढ़ा दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार के बाद से एक सिंगल चिप पर रखे जा सकने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में दोगुनी होती गई, जिसमें कंप्यूटर का आकार और लागत दोनों कम हो गई और उनकी क्षमता बढ़ गई। पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर उपयोगकर्ता तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ साथ कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से इंटरेक्ट करते थे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ इंटरफेस करते थे। इसकी मदद से एक केंद्रीय प्रोग्राम या सेंट्रल प्रोग्राम द्वारा मेमोरी की निगरानी करते हुए एक ही समय में कई अलग अलग एप्लीकेशन चलाई जा सकती थी। चलिए फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा, बेटा जल्दी बोलिए। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया, जिन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता था। इसने कंप्यूटर की गति और दक्षता को अत्यधिक बढ़ा दिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार के बाद से सिंगल चिप्स पर रखे जा सकने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में दोगुनी होती गई, जिसमें कंप्यूटर का आकार और लागत दोनों कम हो गए और उनकी क्षमता बढ़ गई। पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर उपयोगकर्ता तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ साथ कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से इंटरेक्ट करते थे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करते थे। इसकी मदद से केंद्रीय प्रोग्राम द्वारा मेमोरी की निगरानी करते हुए इसी समय कोई अलग अलग एप्लीकेशन चलाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। किसकी बेटा? चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी जो चल रही थी 1971 से वर्तमान तक, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी लेकर आया, जहां हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बना दिया गया था। जो चीज पहली पीढ़ी में एक पूरा कमरा घेरती थी, वहां अब हथेली में समा सकती थी। 1971 में विकसित हुई इंटेल
404 चिप में कंप्यूटर के सभी घटकों को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और मेमोरी से लेकर इनपुट आउटपुट नियंत्रण तक एक सिंगल चिप पर स्थापित किया। 1971 में आईबीएम ने घरेलू उपयोगकर्ता के लिए अपना पहला कंप्यूटर पेश किया गया। 1984 में एप्पल ने मैकिंटॉश पेश किया। जैसे जैसे छोटे कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते गए, इन्हें आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाए जाने लगे, जिससे जिससे अंततः इंटरनेट का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जीयूआई, जिसे बोलते हैं जीयूआई को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और हाथ से पकड़े जाने वाले हैंडल उपकरण का विकास भी देखा गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट पीढ़ी है चौथी, पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, वर्तमान और भविष्य में। जो वर्तमान में चल रही है भविष्य में जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का नाम सुना, हर जगह एआई चल रहा है। चैट जीपीटी चलाओ, चैट जीपीटी चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ, एआई और सीखो एआई, है ना। हम लोग बहुत जल्दी एआई को सीख लेकर आने वाले हैं, एक्सेल में लेकर आएंगे अगले महीने कि एक्सेल के अंदर में एआई का यूज कैसे कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है और अभी भी विकास के चरण में। हालांकि कुछ एप्लीकेशन जैसे वॉइस रिंगरिंग्स, आवाज पहचानने का आज उपयोग किया जा रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वास्तविक बनाने में मदद कर रहा है। आने वाले वर्षों में क्वांटम कंप्यूटेशन या मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटिंग का लक्ष्य से उपकरण विकसित करना जो प्रकृति भांति इनको हमारी आम बोलचाल की भाषा का जवाब दे सके, जिन्हें खुद सीखने या लड़ने और स्व संगठन से करने की क्षमता हो। चलिए देखिए बेटा, सब लोग इधर देखिए, है ना। अभी हमने देखिए इधर देखिए, सब लोग देखिए, सब लोग देखिए। और अगर कोई और टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप लोग तो मुझे बताएं, है ना। कोई भी अगर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ ना हो तो बताएं। और अगर, है ना, और अगर कोई हमारे नोट्स या कोर्स परचेस करना चाहता हो तो 7024887250 पर संपर्क करें, ठीक है। जिस कोर्स है 8959697287 व्हाट्सअप करें हमको इस पर, हम इस पर आपको क्या कर देंगे, नोट्स और प्रोवाइड करा देंगे जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। समझिए, चलिए, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।